हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग नेटवर्क थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। ठीक, और जो सबसे पहला थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, साथ ही साथ इसको प्रूव भी करेंगे। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नेटवर्क थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हम लोग इस सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए अभी तक इंटर में जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते थे नेटवर्क या सर्किट का, वो क्या था, काफ़ी आसान था और उसको आप किरचॉफ्स लॉ या ओम्स लॉ लगा के अच्छे से सॉल्व कर लेते थे। आप दिए गए नेटवर्क में या सर्किट में करंट और वोल्टेज वगैरह फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक, लेकिन अगर हम लोग का नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे ये बोर्ड पे नेटवर्क बनाए हैं, अगर इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दें, इधर ऐसे जोड़ दें एलिमेंट, ऐसे इधर जोड़ दें, इधर जोड़ दें, तो क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के केस में क्या होता है, डायरेक्ट किरचॉफ लॉ वगैरह लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान नहीं रहता है। इस वजह से वहाँ पर नेटवर्क थ्योरम का कॉन्सेप्ट आया। इस नेटवर्क थ्योरम के हेल्प से जो हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है उसको एक आसान नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसमें केवीएल वगैरह लगा के अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करने के लिए नेटवर्क थ्योरम आया, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आसान नेटवर्क में कन्वर्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया। ठीक, तो जो जटिल से जटिल नेटवर्क रहेगा उसको इजी से इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसमें केवीएल वगैरह लगा के अपने प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस वजह से हम लोग को नेटवर्क थ्योरम वगैरह पढ़ना है, क्योंकि जब आप छोटे थे तो घुनघुना बजाते थे, लेकिन जीवन भर तो घुनघुना नहीं बजाएंगे, ड्यूज के बाल से खेलेंगे। छोटे रहेंगे तो प्लास्टिक के बाल से खेलते थे, अब बड़े हो गए ड्यूज के बाल से खेलना है। ठीक, तो अभी तक छोटा छोटा सर्किट मिलता था, अब बड़ा वाला सर्किट मिलेगा। तो बड़े वाले सर्किट को केवीएल साहब नहीं सॉल्व कर पाएंगे अकेले, उसमें नेटवर्क थ्योरम के कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। ठीक, तो छोटे थे छोटा सर्किट, अब बड़े हो रहे हैं, बड़े क्लास जा रहे हैं तो बड़ा सर्किट मिलेगा। ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको बताया जाएगा कि आप अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक, ओके, तो अब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बताता है। सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताता है कि अगर हम लोग के पास कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, वो दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स को कंटेन कर रहा है। ये एनर्जी सोर्स क्या हो सकते हैं, केवल वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या केवल करंट सोर्स हो सकते हैं, या ये वोल्टेज और करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, तो अभी तक क्या बोले हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताता है कि अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स को कंटेन कर रहा है, जो आपके केवल वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या केवल करंट सोर्स हो सकते हैं या वोल्टेज और करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ऐसे सोर्स में किसी ब्रांच के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट होता है वो क्या होगा, हर एक सोर्स के वजह से फ्लो होने वाले करंट का क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। ठीक, जबकि जब हम लोग एक सोर्स के वजह से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करें तो उस दरमियान जो दूसरा सोर्स हो उसको क्या करते हैं, या तो वोल्टेज सोर्स हो तो शॉर्ट सर्किट कर दें, या करंट सोर्स हो तो ओपन सर्किट कर दें, या हम अगर इनका कोई इंटरनल इम्पीडेंस दिया है तो उससे क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें। फिर से एक बार रिपीट करें, सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताता है ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या वोल्टेज या करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन रखता है, तो ऐसे नेटवर्क में किसी ब्रांच के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो क्या होगा, हर एक सोर्स के वजह से फ्लो होने वाले करंट के सम के बराबर होगा। ठीक, जब हम एक सोर्स के वजह से फ्लो होने वाला करंट मेजर करेंगे तो उस दरमियान जो बाकी सोर्स होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। हटा देंगे मतलब क्या, अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स रहेगा तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, या अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस दिया रहेगा तो उससे उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो देखिए समझिए, ये देखिए क्या हम लोग का एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लोग को थ्योरम को प्रूव भी करना है, इस वजह से जानबूझ के मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को क्या लिया हूँ, आसान लिया हूँ। ठीक, अब जो ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है दो वोल्टेज सोर्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। एक क्या है V1, दूसरा क्या है V2, और इसमें क्या है, तीन इंपिडेंस है Z1, Z2, Z3। ठीक, इंपिडेंस क्या होता है, इंपिडेंस जो होता है ये क्या होता है, रजिस्टेंस और रिएक्टेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इंटर में यहाँ पे चीज पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये क्या है, आपका तीन इंपिडेंस है और दो वोल्टेज सोर्स है, ऐसा एक नेटवर्क बनाया गया। ठीक, अब अगर हमसे कोई कह दे कि इस Z1 में से फ्लो होने वाला करंट अगर I1 है
तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको सुपरपोजिशन थ्योरम, ये देखिए I1 यहाँ जा रहा है ना, ऐसे I1 जा रहा है, ठीक। तो मान लें कि Z1 में जो फ्लो होने वाला करंट I1 है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो I1 है इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताता है कि क्या करिए, इस Z1 में से जो फ्लो होने वाला करंट है, इस ब्रांच Z1 में से जो फ्लो होने वाला करंट है उसको क्या करिए, एक एक वोल्टेज सोर्स की वजह से निकालिए और उस दरमियान जो दूसरा वोल्टेज सोर्स हो उसको क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, या उसको उसके दिए गए इंटरनल इंपेडेंस से क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक। तो देखिए हम क्या किए, इस Z1 में वोल्टेज सोर्स V1 के वजह से फ्लो होने वाले करंट को पहले निकाले हैं और उस दौरान क्या किए हैं, दूसरे वोल्टेज सोर्स को क्या किए हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, ठीक। अगर इसका कोई इंटरनल इंपेडेंस दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता कि क्या है, इसका कुछ इंटरनल इंपेडेंस Z है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ Z लिख देते, वोल्टेज सोर्स को हटा देते, ठीक। शॉर्ट सर्किट करना मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स को हटाया और उसको क्या किए, एक वायर से क्या किए, कनेक्ट कर दिए, ठीक। अब ये हम लोग का क्या हो गया, एक नेटवर्क तैयार हो गया। अब इस नेटवर्क में इस V1 के वजह से जो Z1 में करंट फ्लो का होगा उसको निकाल लेंगे, ठीक। अब फिर क्या किए, दोबारा क्या किए, दूसरे वोल्टेज सोर्स को हम ले लिए हैं और पहले वाले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, ठीक। इसको क्या किए हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। अगर इसका कोई इंटरनल इंपेडेंस रहता तो उससे क्या करते, इसको रिप्लेस कर देते। शॉर्ट सर्किट करना मतलब क्या, सिंपली एक वायर से क्या किया, इसको जोड़ दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इस नेटवर्क में V2 के वजह से जो Z1 में करंट फ्लो रहा है उसको निकाल लेंगे, मतलब I1 डैश को निकाल लेंगे और यहाँ पे I1 डबल डैश को निकाल लेंगे और यहाँ पे I1 डैश को निकाल लिए हैं। अब इन I1 डैश और I2 डैश को अगर हम सम कर लें, इसका अलजेब्रिक सम लें, तो ये क्या होगा, इस Z1 में से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होगा। यही क्या आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है, ठीक। सिंपली आप समझिए ना, सुपरपोजिशन करना मतलब क्या करना, ऐड करना, ठीक। तो ये देखिए दोनों वोल्टेज सोर्स की वजह से इस नेटवर्क में जो करंट है इस ब्रांच के थ्रू वो क्या है, I1 है, ठीक। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको I1 कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, एक एक वोल्टेज सोर्स की वजह से क्या करिए, इस Z1 में करंट को निकाल लीजिए और जब एक वोल्टेज सोर्स की वजह से निकाल रहे हो तो दूसरे वोल्टेज सोर्स को क्या करिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, या उसका कोई इंटरनल इंपेडेंस दिया तो उससे रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ कोई इंटरनल इंपेडेंस नहीं था तो सिंपली हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए, मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब करना मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स को हटा के एक क्या किए, वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक। जैसे आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जो ये इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उससे जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, जब कभी टच कर जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है, ठीक। मतलब ये क्या होते हैं, आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ठीक। इस तरीके से क्या किए हैं, ये जो है हम लोग का क्या है, वायर है, इसको क्या किया, आपस में कांटेक्ट कर दिया, ठीक। अब इसके वजह से क्या करेंगे, इस V1 की वजह से इसमें I1 डैश जो करंट है उसको फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसी तरीके से दूसरे वाले सोर्स को एक्टिव करेंगे और इसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। दूसरे को एक्टिवेट किए और जो पहला था उसको डीएक्टिवेट कर दिए, मतलब उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब इस V2 की वजह से क्या करेंगे, इस Z1 में करंट निकालेंगे, इन दोनों करंट का अलजेब्रिक सम लेंगे तो वही क्या होगा, इस I1 करंट जो Z1 से पास हो रहा है उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। इसी चीज को क्या करना है, हम लोग को समझना है कि कैसे ये होता है, इसी चीज को प्रूव करना है, ठीक। सिमिलरली अगर हम कह दें कि ये दोनों वोल्टेज सोर्स जब लगा हुआ है तो Z2 में से जो पास करने वाला करंट है वो I2 है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स की वजह से जो पास करने वाला करंट इससे है वो क्या है, I2 डैश है, और दूसरे की वजह से जो पास करने वाला करंट है वो क्या है, I2 डबल डैश है। तो इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो वो क्या होगा, इस I2 की वैल्यू को दे देगा, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको सम करने पे ये I1 मिल रहा है, इसको सम करने पे क्या हो रहा है, I2 मिल रहा है। इस वजह से इस थ्योरम को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसके स्टेटमेंट पे आते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, लिखे हैं इन एनी लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क, ठीक। तो देखिए ये लीनियर क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है और एक्टिव क्या होता है, ये तीनों पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक। लीनियर मतलब क्या, जो लीनियर एलिमेंट को कंटेन करता हो। बाइलेटरल मीन्स क्या, जो बाइलेटरल एलिमेंट को कंटेन करता हो। और एक्टिव मीन्स क्या, जो नेटवर्क क्या हो, एक्टिव मतलब उसमें सोर्सेस हो, ठीक। तो देखिए जो नेटवर्क हम लोग का क्या है, ये क्या इम्पिडेंस है, ये क्या है, लीनियर है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। और जो नेटवर्क हम लोग का ये एनर्जी सोर्स कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग का एक्टिव भी है। क्लियर। तो यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें लिखवाए हैं और स्टेटमेंट थोड़ा लंबा लिखवाए हैं, क्योंकि अगर MCQ क्वेश्चन यहाँ से बने तो आप उसको सही करें इस वजह से, ठीक। तो देखिए लिखे हैं इन एनी लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क कंटेनिंग 2 or more इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक। 2 या 2 से अधिक क्या करते हो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस रखते हो, ठीक। वो क्या हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या
करंट सोर्स हो सकते हैं, और आर कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, या वोल्टेज और करंट सोर्स के क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसे नेटवर्क में द रिजल्टेंट करंट आर वोल्टेज इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू, तो किसी भी ब्रांच के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट करंट या वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट आर वोल्टेज प्रोड्यूस इन इट, उस ब्रांच में क्या होगा, उस ब्रांच में जो करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। कब, व्हेन ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन, जब क्या हो, हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स क्या करें, अकेले काम करें, विथ ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज बीइंग शॉर्ट सर्किटेड, मतलब एक को हम एक्टिव करें और बाकी को क्या करें, एक को एक्टिवेट करें और बाकी को क्या करें, डीएक्टिवेट करें। ठीक, डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या, शॉर्ट सर्किटेड, मतलब अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एक वायर से उसको हटा के क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ORR ओपन सर्किटेड, मतलब बाकी को ओपन सर्किट करेंगे। ऐसा कब करेंगे, जब हम लोग का क्या होगा, करंट सोर्स रहेगा, करंट सोर्स जब रहेगा उसको ओपन करेंगे, मतलब खोल के पूरा उसको हटा देंगे। ठीक, ORR रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पिडेंस इफ एनी, या अगर इनका कोई इंटरनल इम्पिडेंस दिया है तो उससे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इंटरनल इम्पिडेंस क्या होता है, इंटर में आप ये चीज पढ़े हैं, क्लियर। तो यहाँ से देखिए साफ साफ पता चल गया क्या, कि अगर कोई हमको ये नेटवर्क दिया है, ओके, इस Z1 के थ्रू करंट निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार इसके थ्रू करंट निकाल लेंगे, उस दरमियान क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, इसके थ्रू करंट इसमें निकाल लेंगे और पहले वाले को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इन दोनों का सम ले लेंगे, तो क्या होगा, Z1 के थ्रू जो करंट I1 है वो क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, जो अब हम लोग स्टेटमेंट ये पढ़ लिए, इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, प्रूफ लिखे हैं। प्रूफ में क्या लिखे हैं, अभी जो हम लोग इसको प्रूव करेंगे और फिर बाद में एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि टू वेरीफाई दिस थ्योरम, इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए लेट अस कंसीडर द सिंपल नेटवर्क विथ टू एनर्जी सोर्सेज V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या किए हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंसीडर कर लिया है जो दो एनर्जी सोर्स V1 और V2 क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। मन करे तो आप एक करंट सोर्स ले लीजिएगा। ठीक, क्लियर ना। एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो काम आएगा कि जो वोल्टेज सोर्स रहेगा, देखिए लिखा है यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। ठीक, और अगर वोल्टेज सोर्स के इंटरनल इम्पिडेंस दिए गए हैं तो क्या करेंगे, उसके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे, और अगर करंट सोर्स का इंटरनल इम्पिडेंस दिया तो उसको क्या करेंगे, उसके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इस वजह से इफ एनी वाला वर्ड ऐड कर दिए। ठीक ना, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली बड़ा है लेकिन ये क्या करेगा, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कर लेगा, इसके अलावा इधर से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ठीक, अब देखिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट सोर्स को अगर समझा जाए सिंपल ऐसे समझिए, वो सोर्स जो क्या करें, जैसे यहाँ पे क्या है, V1 और V2 जो है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, मतलब ये कांस्टेंट क्या करेंगे, सप्लाई सर्किट में मेंटेन किए रहेंगे, इनका जो सप्लाई होगा कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन किए रहेंगे। ऐसे करंट है तो क्या करेगा, करंट सोर्स है तो कांस्टेंट सप्लाई क्या किए रहेगा, सर्किट में मेंटेन किए रहेगा। वही इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब है कि जो क्या हो, कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन किए रहे। ठीक, क्लियर ना। तो देखिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं कि फिगर फर्स्ट में क्या है, दो सोर्स क्या किए हम लोग कंसिडर किए हैं। अब क्या कर रहे हैं, let the current due to V1 and V2 acting together be I1 and I2 as shown in figure first। ठीक, अब मान ले रहे हैं हम लोग कि जब V1 और V2 क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो करंट दे रहे हैं वो I1 और I2 दे रहे हैं। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया, जो फिगर फर्स्ट में आपको दिख रहा है। अब फिर क्या लिखे हैं, एंड लेट, और फिर मान रहे हैं द करंट ड्यू टू सोर्स V1 एक्टिंग अलोन बी I1 डैश एंड I2 डैश। अब मान ले रहे हैं कि V1 सोर्स की वजह से जो करंट हो रहा है, जब ये अकेले काम कर रहा है तो I1 डैश एंड I2 डैश है। ठीक, एंड फिर क्या लिखे हैं, एंड सॉरी
L1 बी I1 डैश एंड I2 डैश एज सोन इन फिगर सेकंड, जैसा कि फिगर सेकंड में दिखाया गया है। फिर क्या लिखे हैं, एंड डोज ड्यू टू V2 एक्टिंग L1 बी I1 डबल डैश एंड I2 डबल डैश एज सोन इन फिगर 3। और बता दिए कि फिगर 3 में दिखाया गया कि जब V2 अकेले काम कर रहा है तो उसके पास करंट क्या है, I1 डबल डैश एंड I2 डबल डैश है। ठीक, तो अब देखिए अब अगर हम लोग का काम क्या होगा, ये I1 जो है उसको I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के इक्वल प्रूफ कर दें। मतलब अब हम लोग का काम क्या है कि इस I1 को I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के इक्वल प्रूफ करना है, और इस I2 को क्या करना है, ये जो I2 है ये क्या होगा, इसको प्रूफ करना है I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के इक्वल। ये हम लोग का आगे काम है प्रूफ करना। ठीक, सिंपली यहाँ पे देखिए क्या है, इसको एज ए मेश करंट कंसीडर किए। ठीक, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इस मेश में जो करंट है वो इन दोनों सोर्स की वजह से है, वो क्या I1 है। तो उसको हम प्रूव करेंगे कि अलग अलग वोल्टेज सोर्स लगाने पर जो इसमें करंट हो रहा है वो इन दोनों के क्या है, सम के बराबर है। ठीक, या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे अगर हम कह दें कि I1 क्या है, I1 ऐसे इधर से पास कर रहा है, ये जो I1 है वो क्या कर रहा है, Z1 से पास कर रहा है। ठीक, तो अगर हम Z1 के क्रॉस क्या करें, करंट मान रहे हैं यहाँ पे I1 है, जब दोनों वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। ठीक, और जब V1 की ओर लगा हुआ तो इसके क्रॉस जो करंट है उसको क्या कर रहे हैं, I1 ऐसे नहीं जाएगा, I1 उसी का डायरेक्शन दिखाया गया ना, तो इसको क्या कर रहे हैं, I1 डैश मान रहे हैं। और जब V2 के क्रॉस V2 की ओर लगा है तो Z1 के क्रॉस जो करंट है उसको क्या मान रहे हैं, I1 डबल डैश मान रहे हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि ये जो I1 होगा वो क्या होगा, इस I1 डैश और I1 डबल डैश के अलजेब्रिक सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यही हम लोग को प्रूव करना है। सिमिलरली अगर हम मान लें कि Z2 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या I2 है, यहाँ पे जब दोनों वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और जब केवल एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V1, तो उसके बाद जो करंट है इसमें क्या है, I2 डैश है। और जब केवल V2 लगा है तो उसके बाद जो करंट है I2 डबल डैश है। तो इन अकेले वोल्टेज सोर्स की वजह से जो Z2 में करंट फ्लो हो रहा है I2 डैश और I2 डबल डैश, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इस I2 के बराबर होगा। ठीक, इस चीज़ को प्रूव करना है। क्लियर, वीडियो जरूर थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन प्लीज़ पेशेंस रखे रहिए, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा। क्लियर, अब चल रहे हैं हम लोग इसको प्रूव करने। ठीक ना, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग चल रहे हैं इस थ्योरम को प्रूव करने। ठीक, तो ये हम लोग पहला नेटवर्क कंसिडर किए थे, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ठीक, अब क्या किए थे, ये वोल्टेज सोर्स एक को एक बार कंसिडर किए और दूसरे नेटवर्क में इसको क्या किए, V2 को एक बार कंसिडर किए। जब पहले में एक को कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरे को हम क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। अगर इसका कोई इंटरनल इंपेडेंस दिया रहता तो उससे हम इसको रिप्लेस कर देते। वैसे ही जब V2 को कंसिडर किए हैं तो V1 को शॉर्ट सर्किट कर दिए, अगर इसका इंटरनल इंपेडेंस रहता तो उससे हम रिप्लेस कर देते। ठीक, अब हम लोग KVL लगा के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, अप्लाइंग KVL इन इमेज फर्स्ट आप फिगर फर्स्ट कामा बी गेट। ठीक, ये देखिए क्या मेश है, इसको मेश फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको मेश सेकंड, वैसे इसको मेश फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको मेश सेकंड, ये मेश फर्स्ट, इसको मेश सेकंड। ठीक, ऐसे कंसिडर कर ले रहा है। अब क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं KVL किसमें, मेश फर्स्ट में, किसके, फिगर फर्स्ट के। तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए जब हम KVL लगाएंगे तो या तो इंटर करने वाला साइन लेंगे या तो निकलने वाला साइन लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर KVL लगाया जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। ठीक, ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट जब यहाँ इंटर कर रहा है तो क्या है, माइनस साइन है। फिर जब इम्पीडेंस में इंटर करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही करंट इधर आएगा I1 ऐसे इधर आ रहा है और ये I2 डैश इधर आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में सम हो जाएंगे। तो इसमें जो करंट होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। और क्या इधर से इंटर करेगा तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और इसमें जो करंट है वो क्या है, I1 है। क्लियर है चीज, तो देखिए क्या करेंगे, या तो इंटर करने वाला साइन लेंगे। ठीक, तो करंट अगर इंटर करने वाला साइन लें तो यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या प्लस है। ठीक, तो जब इंटर करने वाला साइन लेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस V1, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर वोल्टेज जिसके क्रॉस क्या होगा I1Z1, तो प्लस I1Z1, फिर क्या लेंगे, इसमें इंटर करने वाला साइन अगर लें तो क्या हो जाएगा प्लस, और कौन सा करंट इसमें आ रहा है, I1 और I2 का सम, तो I1 प्लस I2 Z3 इक्वल टू 0। यही होता है हम लोग का KVL। या अगर हम लोग करंट के निकलने वाला साइन लेते हैं, मतलब करंट यहाँ से निकल रहा है उस टाइम कौन सा साइन है, प्लस है, तो क्या लिखते प्लस V1, और निकलने के टाइम यहाँ कौन सा साइन है तो क्या लिखते माइनस है यहाँ पे, तो माइनस I1Z1। ठीक, V1 ये वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, I इंटू आर होता है, I1 इंटू Z1। ठीक, अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा निकलते टाइम, तो क्या हो जाएगा माइनस I1 प्लस
I2 ये क्या हो जाएगा आपका Z3 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए दोनों चीज़ क्या है, सेम है। ठीक, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन देखिए क्या सेम है। तो एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी KVL लगा रहे हो तो या तो करंट के इंटर करते टाइम जो साइन है वो लीजिए, या तो निकलते टाइम जो साइन है वो लीजिए। ठीक, तो देखिए ऐसा नहीं कि हम माइनस ले लें, इंटर करने वाला है, निकलने वाला ले लें, तो KVL गलत हो जाएगा। ठीक ना, ये KVL लगाने का सबसे आसान तरीका। ओके, तो देखिए KVL हम लोग लगाए, हम लोग को ऐसा मिल गया। अब देखिए यहाँ से क्या किए, V1 को एक तरफ रख लिए, बाकी को दूसरी तरफ भेज दिए। यहाँ देखिए क्या I1 Z1 है, ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, I1 Z3 प्लस I2 Z3 होगा। तो I1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3, और I2 Z3 को एज इट इज लिख दिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं KVL किसमें, दूसरे मेष में, किसके, फिगर सेकंड के। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब इधर से करंट इंटर कर रहा है, ये प्लस, ये माइनस, कितना करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, और इसमें कितना करंट जाएगा, तो I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और जिधर से इंटर करेगा प्लस, जिधर निकलेगा माइनस। तो इंटर करने वाला साइन अगर हम ले तो क्या हो जाएगा, माइनस V2 प्लस I2 Z2, फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ इंटर करने वाला साइन प्लस है, इंपेडेंस में जिस करंट इंटर करेगा वही क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 Z3। ठीक, तो देखिए लिख दिए माइनस V2 I2 Z2, इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और फिर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, करंट इंटू इंपेडेंस, तो क्या हो जाएगा I2 I1 प्लस I2 I1 इंटू Z3 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा V2। ठीक, एक तरफ रख लिए और इसको क्या कर दिए, राइट हैंड साइड भेज दिए, ये क्वेश्चन 2 हो गया। इंटर में KVL वगैरह पढ़े होंगे ना, तो वो नया थोड़ी ना आपके लिए, वहाँ R1 R2 करके पढ़ाऊंगे, यहाँ मैं इंपेडेंस के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। आपको मन करे तो सब कुछ हटा के R1 R2 लिख लीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ठीक, लेकिन जब बड़े क्लास में आए हैं तो क्या करना है, थोड़े नए नए चीज़ों को डील करना है। ठीक, जैसे बचपन में प्लास्टिक बॉल से खेलते हैं, बड़े तो ड्यूज के बॉल से खेलते हैं ना, तो वैसे ही नए नए चीज़ों को डील करिए, नए नए चीज़ों को धीरे सीखिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे I2 Z2 है, यहाँ पे I2 Z3 होगा और प्लस I1 Z3 होगा, तो I2 कम ले लिया, Z2 प्लस Z3, I2 यहाँ पे हो गया और I1 Z3, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, जब V1 अकेले काम कर रहा है तो उसकी वजह से क्या करेंगे, अब लगाएंगे KVL इसमें। ठीक, तो लिखिए आप लगाएंगे KVL इन फर्स्ट आप फिगर सेकंड का वी गेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे KVL हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होगा, इंटर करने वाला साइन अगर लें तो क्या होगा, माइनस V1। अब देखिए इसमें इंटर करने वाला साइन लेंगे तो ये क्या है, प्लस है, ये क्या माइनस, तो प्लस I1, इसके वजह से जो करंट I1 डैश है, तो I1 डैश इंटू Z1, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। फिर क्या हो गया, इसमें जो करंट आ रहा है वो क्या है, इधर जो करंट ऐसे आ रहा है, इसमें क्या है, ये I1 डैश है इधर से, और I2 डैश इधर से आ रहा है, तो वो क्या है, I2 डैश है। तो दोनों का जो सम होगा इसमें वो इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, I1 डैश प्लस I2 डैश, इसका मतलब जो ये इंटर करेगा प्लस, निकलने वाला माइनस, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I1 डैश प्लस I2 डैश Z3, तो I1 डैश प्लस I2 डैश इंटू Z3 इक्वल टू 0। ठीक, अब V1 को एक तरफ लिख लिए, बाकी को एक तरफ लिख दिए। तो I1 डैश Z1 है, ये I1 डैश Z3 है। ठीक, तो I1 डैश को कॉमन ले लिए, Z1 प्लस Z3 हो गया, प्लस I2 डैश, और ये क्या हो गया, Z3 हो गया। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो आप ये क्या है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, और क्या होगा, I2 डैश Z3 इधर हो गया, इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अब ऐसे क्या करें, KVL लगा रहे हैं इस वाले में, इसमें सेकंड में फिगर 2 के। तो देखिए क्या होगा, यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। तब देखिए यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा I2 डैश Z2, और फिर इधर से क्या हो जाएगा, करंट इधर से आ रहा है, तो I1 प्लस I2 डैश क्या हो जाएगा, Z3। तो देखिए क्या लिख दिए हैं, 0 लिख दिए हैं। ठीक, आप मन करें 0 इधर भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो I2 डैश Z2 प्लस I1 डैश I2 डैश, देखिए फिर से रिपीट कर रहा है, I2 डैश Z2 प्लस I1 डैश प्लस I2 डैश, और किसके थ्रू, Z3 थ्रू हो रहा है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो करंट इंटू ये, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मतलब करंट इंटू ये। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि कोई वोल्टेज सोर्स उसमें नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, अब इसको अरेंज कर लिए हैं, तो I2 डैश Z2 यहाँ पे है, I2 डैश Z3 सॉल्व करने पे ये आएगा, ओपन करने पे, तो I2 डैश कॉमन ले लिए, Z2 प्लस Z3 हो गया, ये I1 डैश Z3 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, फिर KVL लगा रहे हैं हम लोग किसमें, इस तीसरे वाले फिगर के मेष फर्स्ट में लगा रहे हैं। तो अब देखिए KVL लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है ये क्या है, प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो I1 डबल डैश Z1, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और देखिए इसमें जो करंट है क्या है, I1 डबल डैश, और इधर से जो करंट आ रहा है वो क्या है, I2 डबल डैश है, तो I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश Z3, ये जिधर से इंटर करेगा प्लस, जिधर से निकलेगा माइनस। ठीक,
तो क्या किए, यहाँ लिख दिए 0 क्योंकि कोई इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है इसमें इस फर्स्ट में, ठीक। और इधर क्या लिखे I1 डबल डैश Z1, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो इंपीडेंस इंटू करंट, तो क्या हो गया करंट इंटू इंपीडेंस, ये क्या हो गया 0। अब इसे क्या लिख लिया हम, इसको एक बार रीअरेंज कर लिए, तो I1 डबल डैश Z1 है, ये I1 डबल डैश Z3 है, तो I1 डबल डैश को कॉमन ले लिया है, Z1 प्लस Z3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर I2 डबल डैश Z3 है, तो I2 डबल डैश Z3 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे ना KVL, तो जब इसमें KVL लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें मेष 2 में, तो देखिए क्या लिखे हैं, नाउ अप्लाइंग KVL इन मेष सेकंड ऑफ फिगर 3, तो जब फिगर 3 के मेष सेकंड में KVL लगाएंगे तो देखिए क्या है, इधर से करंट ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लस हो जाएगा, करंट इधर से इंटर करेगा प्लस, इधर से निकलेगा माइनस, ठीक। तो ये क्या हो गया, इधर देखिए माइनस V2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस V2, ठीक। यहाँ क्या करिए, ऐसे चल लिखिए, ठीक, माइनस V2 लिखे आप, माइनस V2, फिर क्या हो गया प्लस ये हो गया I2 डबल डैश Z2, ठीक, I2 डबल डैश Z2, फिर क्या हो जाएगा I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश Z3 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो उसी 0 को क्या किया गया, V2 को उधर भेज दिया गया, +2 बना दिया गया, तो ऐसे लिख दिया गया, ठीक ना। इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वाले से इस वजह से मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा के यहाँ प्लस लगा के ऐसे समझाया हूँ आपके कि उधर 0 लगाया गया है, फिर इसको भेजा गया, ठीक। तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, ये ऐसे लिख दिए हैं, क्लियर। इसको भी आप क्या किए, ऐसे ही लिखे हैं ना, एक स्टेप ऐसे आगे बढ़ के लिख दिया ना, तो ऐसे एक समझिए कि इसको एक स्टेप ऐसे आगे बढ़ के लिख दिया गया है, क्लियर ना, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो I1 डबल डैश Z3 है प्लस I2 डबल डैश Z3 है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि कौन सा कॉमन है, तो I2 डबल डैश कॉमन है, यहाँ पे I2 डबल डैश है, तो I2 डबल डैश एक साथ लेंगे, ये Z2 प्लस Z3 हो गया, ये I1 डबल डैश Z3 हो गया, इक्वेशन 6 हो गया, ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे फिर समझाएंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 6 तक समझ चुके थे, ठीक। अब हम लोग को करना क्या है, ये दोनों रिलेशन प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ता है ना, मैथ के स्टूडेंट है, प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़ता है, तोड़ मरोड़ करना पड़ता है इक्वेशन में, ठीक। तो देखिए अब क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 कामा बी गेट। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरे इक्वेशन को 5वें से ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो जब इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं, तो तीसरे का लेफ्ट हैंड साइड V1 है और 5वें का लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो इसका मतलब V1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड का पहला टर्म अगर तीसरे में देखा जाए तो वो क्या है, ये टर्म है, और इधर क्या है, ये टर्म है, मतलब दोनों में क्या है, Z1 प्लस Z3 कॉमन है, यहाँ भी Z1 प्लस Z3 कॉमन है, तो इसको एक बार लिख दिए, बचा क्या I1 डैश प्लस I1 डबल डैश बचेगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो ये दूसरा टर्म है राइट हैंड साइड में इक्वेशन 3 के, वो क्या I2 डैश Z3 है, और यहाँ पे क्या I2 डबल डैश Z3 है, तो Z3 को कॉमन अगर हम ले लें तो क्या बचेगा, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश Z3 हो गया, इसको इक्वेशन 7 कर दिए, ठीक। अब फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, चौथे को छठवां से ऐड करने चल रहे हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कि एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6 कामा बी गेट, ठीक। तो क्या होगा, ये 0 प्लस V2 होगा। अब यहाँ पे Z2 प्लस Z3 है और यहाँ पे क्या है, Z2 प्लस Z3 है, तो इसका मतलब इसको हम कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा I2 डैश प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 डबल डैश हो गया, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है, Z3 है और यहाँ पे क्या है, Z3 है, तो Z3 को कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश हो गया, ठीक। इसको इक्वेशन 8 कर दिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक बार V1 इक्वल टू इतना लिख रहे हैं और एक बार V1 इक्वल टू इतना लिख रहे हैं, ठीक। तो जब इनका लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक। अगर इक्वेशन 7 और 8 को हम 7 और 1 को आपस में कंपेयर करें तो क्या इनका लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड इक्वल आपस में कब होगा, जब ये Z1 प्लस Z3 का जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में वो क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो मतलब जब I1 क्या हो, इसके इक्वल हो और I2 क्या हो, इसके इक्वल हो। सिमिलरली अगर इक्वेशन इसको देखा जाए 8 को, तो इसमें क्या है, V2 है लेफ्ट हैंड साइड में और 2 में V2 है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक। और ये इक्वल कब होगा, जब ये कोफिशिएंट I2 क्या हो, इसके बराबर हो और जब कोफिशिएंट I1 क्या हो, इसके बराबर हो। ऐसा मैथ में पढ़ते हैं ना कि क्या करते हैं, इक्वेशन इक्वल होगा कब होगा, क्या करते थे उसके लिए, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते थे, ठीक। तो क्या लिखें कि इक्वेशन 7 एंड 8 विल बी आइडेंटिकल विथ इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इफ
इक्वेशन 7 1 के साथ और इक्वेशन 8 2 के साथ आइडेंटिकल कब होगा, जब क्या हो जाए हम लोग का ये जो कोफिशिएंट है Z1 प्लस Z3 का इक्वेशन 7 और इक्वेशन 1 में वो क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या हो जाए, अगर ये वैल्यू हो जाए I1 इक्वल टू ये वैल्यू हो जाए और I2 इक्वल टू क्या हो जाए ये वैल्यू हो जाए, I2 इक्वल टू ये वैल्यू हो जाए। सिमिलरली इक्वेशन 2 में जो I2 है वो क्या हो जाए इसके बराबर हो जाए और I1 जो है वो इसके बराबर हो जाए। ठीक, एक ही बार लिख लिए हैं। तो अब यही हम लोग को प्रूव करना था कि जो I1 होगा ये क्या होगा, अलग अलग सोर्स की वजह से जो करंट है उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो देखिए I1 इक्वल टू क्या हो गया I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। इसी तरीके से जो I2 हो गया वो क्या हो गया I2 डैश प्लस I2 डबल डैश हो गया। ठीक, ये हम लोग का सुपरपोजिशन इसका मतलब थ्योरम जो है सत्य है। तो लिखें कि दिस प्रूव द ट्रूथ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सुपरपोजिशन के सत्यता को क्या करता है, प्रूव करता है। क्लियर ना, बात समझ में आया, क्लियर। ये देखिए ये क्या है, V1 इक्वल टू ये लिखा हुआ है और V1 इक्वल टू ये लिखा हुआ है। तो जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो उनके क्या होंगे, राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए हम सिंपली ऐसे समझिए मैथ के लैंग्वेज में x इक्वल टू ऐसे लिखा गया, कहीं पे x इक्वल टू लिखा गया है ay प्लस bz। ठीक, और फिर x इक्वल टू लिखा गया है क्या, cy प्लस dz। ठीक, तो जब इसको आपस में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ay प्लस bz इक्वल टू cy प्लस dz। ठीक, और ये आपस में इक्वल तभी होंगे ना जब क्या हो, y का कोफिशिएंट दोनों साइड क्या इक्वल हो, मतलब a इक्वल टू c हो, तभी ना ऐसा लिख सकते हैं, और b इक्वल टू क्या हो, d हो। ठीक, तो वही चीज़ लिखा गया ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में ये टर्म है Z1 प्लस Z3 इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये जो Z3 है इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वहाँ से ये रिलेशन निकला है, और वैसे ही इन दोनों को कंपेयर करने पे ये रिलेशन निकला है। ठीक, और यही हम लोग को प्रूव करना था कि जो I1 होगा ये क्या होगा, दोनों सोर्स को जो अलग लगाएंगे उसके बाद जो करंट होगा उसके सम के बराबर होगा। ऐसे जो I2 होगा ये क्या होगा, जो दोनों सोर्स को अलग अलग लगाएंगे तो उसके बाद जो करंट होगा उसके सम के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या किए, इसको प्रूव कर लिए। इस तरीके से हम लोग का सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक, उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इस पर जल्द ही 1-2 न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा और 1-2 न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट दे दूंगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आपको सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो कोई डाउट नहीं बचेगा। क्लियर, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।